मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज के जुमे का उन्वान हमारे दरमियान जो मुनाफिक लोग हैं या मुनाफिक हुक्मरां हैं, उनके हवाले से कुछ हक़ाइक़ पेश करना और जो हमारी मुश्तरक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो हमारे बस में है, उसकी फ़िक्र पैदा करना है। गज़ा में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो सूरत हाल वहाँ है, वो आखिरी दर्जे में इंसानियत को शर्मसार करने वाली और दरिंदगी की सबसे भयानक शक्ल है। करीब के दौर में ऐसा बदतरीन जुल्म शायद ही किसी मुल्क में देखा गया हो। हॉस्पिटल्स, सरकारी इदारे, तमाम वो जगहें जहाँ पर कैंप्स लगाकर लोग अपनी जान बचाकर पहुँचते हैं, उन सब को बुरी तरह निशाना बनाया जा रहा है और जंगी जुर्म का वो ज़बरदस्त खेल खेला जा रहा है, जिसका अंदाज़ा लगाना यहाँ बैठकर मुश्किल है। इन तमाम चीज़ों के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, जो असबाब हैं, जो वाक़यात हैं, जो कुछ हो रहा है, उस पर तो गुफ्तगू बहुत हो चुकी है और उस पर कई जुमों से मैंने आपके सामने हक़ाइक़ भी रखे हैं, बातें भी पेश की हैं। और हमारी जो असल ताकत है और जो वहाँ पर लोग जमे हुए हैं, उनकी जो असल ताकत है वो ईमानी ताकत है, उस पर गुज़िश्ता जुमे में बात आ चुकी है। आज की गुफ्तगू में ये बात हमारे सामने लाई जाएगी, आपके सामने पेश की जाएगी कि हमारे इस्लामी मुल्क, अरब मुल्क किस सूरत हाल के अंदर चल रहे हैं और उनकी क्या पोजीशन है और हमारी मुश्तरक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है। हम जो मंज़रनामा आज देख रहे हैं, जो सूरत हाल आज हमारी निगाहों के सामने है और दुनिया की निगाहों के सामने, वो एक लंबी तारीख़ के साथ जुड़ी हुई है। जो तारीख़ 100 साल 150 साल से चल रही है और आज तक जारी है। आगे कब तक इसका इम्तिदाद है हमें मालूम नहीं है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आज हम और हमारे मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं, आज हमारी पोजीशन क्या है। एक हकीकत समझिए, आज की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर अरब मुल्कों और इस्लामी मुल्कों के ऊपर तबसरा करने से पहले थोड़ी सी आप तारीख़ पढ़िए। मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि आज की जो हमारी पोजीशन है और अफसोसनाक, मायूस कुन और बहुत ही घटिया दर्जे की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं मुल्कों की, उन पर गुफ्तगू करने से पहले आप एक हकीकत को समझिए तारीख़ के हवाले से। वो हकीकत ये है कि इस वक्त अरब मुल्कों, मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पर हुकूमत की कुर्सी पर उन्हीं को बिठाया गया है या उन्हीं को लाया गया है और आगे बढ़ने का मौका दिया गया है जो यूरोप और इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का काम करते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त प्रोटेक्शन होता है, इसके लिए एक ज़बरदस्त पॉलिसी और स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जिसके ज़रिए से उनको ऊपर तक पहुंचाया जाता है या उनको अपने मुल्कों में प्रोटेक्शन देकर अपनी हुकूमत मजबूत करने का मौका दिया जाता है। याद करिए आप, आज से 100 से ज़्यादा साल पहले, 100 से ज़्यादा साल गुज़र चुके हैं, जब ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी खिलाफत का ख़ात्मा किया गया था। उस्मानी खिलाफत का ख़ात्मा करने में जो तरीक़ाकार अपनाया गया था, वो ऐसा नहीं था कि बाहर से किसी यूरोपियन मुल्क के साथ बराह रास्त क्लैश हुआ हो और उसकी बुनियाद पर इस खिलाफत को ख़त्म किया गया हो, बल्कि उस्मानी खिलाफत का ख़ात्मा मुसलमानों के ज़रिए से कराया गया था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया था और बतौर ख़ास अरब के मुल्कों को भड़का कर इनके ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था और इस खिलाफत को ख़त्म किया गया था। आपने एक नाम अगर तारीख़ पढ़ी होगी तो सुना होगा, पढ़ा होगा, शरीफ मक्का।
मक्का का जो गवर्नर था, जो ऑटोमन एम्पायर उस्मानी खिलाफत का गवर्नर था, उसी ने उसको अपॉइंट किया था और वो मक्का और हिजाज के इलाके में अपनी गवर्नरशिप को रखता था। यूरोप ने बतौर ख़ास बरतानिया ने, जो उस दौर का सुपर पावर था, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ज़माने की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पर सुपर पावर ताकत जो दुनिया की थी वो इंग्लैंड की ताकत थी। इंग्लैंड सबसे बड़ा तो सुपर पावर और ताकतवर मुल्क था, जैसे आज के दौर में अमेरिका को कहा जाता है। उसने इस शरीफ मक्का को, मक्का के वाली शरीफ जिसका लक़ब था, उसको भड़काया, वादे करके उभारा कि तुम उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और उसके ख़िलाफ़ महाज खोल दो, लड़ाई करो और उनको ख़त्म करने में साथ दो हमारा, क्योंकि वो लोग जो हमारा यूरोपियन अलायंस है, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया वगैरह का, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो उस्मानी खिलाफत थी वो जर्मनी का साथ दे रही थी, जो कि इस यूरोपियन अलायंस के, जो इंग्लैंड के लीडरशिप में था, उसके अगेंस्ट थी। तो उन्होंने इससे वादा किया कि तुम आगे बढ़कर उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़ महाज खोलो और लड़ाई करो, ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तुम एक नई खिलाफत को कायम करोगे जो बगदाद से लेकर यमन तक होगी और तुम उसके हाकिम होगे, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम एक नई खिलाफत को तामीर करोगे जो अब्बासी और उमवी और आखिर में उस्मानी खिलाफत थी, उसके बाद एक नई खिलाफत होगी। ये भोला भाला बल्कि बदकिस्मत आदमी उनके चक्कर में फंसा और उनका आले कार बनकर उस्मानी खिलाफत के मुकाबले में एक ज़बरदस्त महाज खोलने में कामयाब हो गया। और इसने जिस सरज़मीन से इस जंग का आगाज़ किया वो मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन थी। वहाँ से उसने उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एक महाज ऐलान के साथ शुरू किया और उस्मानी खिलाफत को तोड़ने में पहला कदम बढ़ाया। जिसके बाद फिर और जगहों से भी बगावतें शुरू हुई और एक लंबी कहानी और बहुत तफसीली साजिश है जिस पर गुफ्तगू मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है और वो हमारा आज का असल मौजू भी नहीं है। मैं सिर्फ तारीख़ के हवाले से वो किरदार याद दिला रहा हूँ जो इन इस्लामी नाम निहाद मुल्कों का रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ आपस में बंदर बाट का एक मुआहदा किया हुआ था। बरतानिया ने, फ्रांस ने और रूस ने, इन तीन मुल्कों ने मिलकर ये आपस में मुआहदा किया गया था जो आज बहुत मालूम और मशहूर मुआहदा है। उस ज़माने में वो सीक्रेट मुआहदा था, जो मुआहदा साइस-पीको के नाम से जाना जाता है। साइस-पीको का जो मुआहदा था उसके तहत ये बात आपस में उन्होंने तय की हुई थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद इन मिडिल ईस्ट के मुल्कों को हम आपस में शेयर करेंगे, कॉलोनाइजेशन का काम हम करेंगे। फ्रांस, रशिया और ब्रिटिश, इन तीनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि इन मुल्कों पर हमारा कब्ज़ा और हमारा कंट्रोल हो जाएगा। एक तरफ वो इन लोगों को उभार रहे थे उस्मानी खिलाफत से लड़ने के लिए, ये वादा करके कि हम पूरा मुल्क बल्कि पूरी खिलाफत तुम्हारे हाथ में देंगे, सपोर्ट करके तुम्हारा। दूसरी तरफ आपस में सीक्रेट मुआहदा ये कर रहे थे कि पूरे मिडिल ईस्ट को तोड़कर हम आपस में बांट लेंगे और कॉलोनाइजेशन का काम करेंगे। और वैसे ही इन्होंने किया। और साथ ही साथ ये मुआहदा जो इन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट के साथ किया था, जिसको बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, 1917 का मुआहदा, जो फॉरेन मिनिस्टर इंग्लैंड का था, उसने ज़ायनिस्ट मूवमेंट के जो ज़िम्मेदार थे उनके साथ किया था कि हम फ़िलिस्तीन की सरज़मीन को तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम्हारी हुकूमत को वहाँ कायम करेंगे और ये मुल्क तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। बाकी मिडिल ईस्ट के हिस्से जो हैं वो हम आपस में तकसीम करेंगे। कुछ हिस्सा फ्रांस लेगा, कुछ हिस्सा रशिया के हाथ में आएगा, कुछ हिस्सा इंग्लैंड और बरतानिया के हाथ में आएगा। यह आपस में उनका बंदरबाट था, ये मुआहदा था जिसके तहत वो तकसीम कर रहे थे। तो आप देखिए कि हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में पहला कदम बढ़ाया, शरीफ मक्का हो या उसके बाद फिर
सऊदिया अरब की हुकूमत का क़याम हो, आले सऊद की हुकूमत का क़याम हो। इन्हीं के भाई बंद जो दूसरे मुल्कों में भी आकर बसे हैं या दूसरे मुल्कों में भी हुकूमत कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के मुल्क कहलाते हैं, जो ख़ानदान हुक्मरां हैं, वो सब उस दौर के बरतानिया सुपर पावर के साथ मुआहदे कर कर के बने हैं। उनके साथ पैक्ट किए इन्होंने, उनके साथ अलायंस किया है, और उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपने मुल्कों में अपनी हुकूमत को कायम किया है, जिसकी शक्ल में आज 50 से ज़्यादा मुल्क इस्लामी बनकर तैयार हो गए हैं। एक तादाद बहुत बड़ी है, दुनिया के मुल्कों की तादाद में इस्लामी मुल्क कहलाने वाले जो ममालिक हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ दुनिया में कहलाई जाती हैं, लेकिन आज उनकी हैसियत क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं बात करना चाहता हूँ। ये तारीख़ का हवाला देकर मैंने आपके सामने यह हकीकत रखने की कोशिश की है कि इन तमाम बड़े बड़े मिडिल ईस्ट के मुल्कों का वजूद यूरोप की पॉलिसीज़ के साथ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, इसराइल को कबूल करने के साथ साथ अंडर द टेबल अपने वजूद को बचाने का है। इन्होंने इसी बुनियाद पर अपनी सियासत शुरू की है और आज तक कर रहे हैं। आपने एक हफ्ते पहले देखा था कि OIC की एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी। दुनिया के इस्लामी मुल्कों के तमाम नुमाइंदा लोग रियाज में जमा हुए थे। एक ज़बरदस्त हॉल के अंदर जो इस्लामी मुल्कों की बादशाहाना निज़ाम की अज़मत को दिखाने वाला था, और उनकी मालदारी और उनके बड़े बड़े कुमकुमों को जाहिर करने वाला था, जिससे उसको डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ, जो बातें हुई, सब ने एक ज़बान होकर इसराइल को मुजरिम गर्दाना, सब ने एक ज़बान होकर गज़ा पर हो रहे जुल्म को बुरा कहा, सब ने एक ज़ुबान होकर वहाँ के मज़लूमों की मदद करने की दुहाई दी, सब ने एक ज़बान होकर इसको जंगी जुर्म करार दे के इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी ज़ुबानें बोली, कहा कि ये जुल्म है और बदतरीन ज़्यादती है। जो बातें हम और आप मस्जिद के मिंबरों पर करते हैं, जितनी हमारी हैसियत और ताकत है पार्लियामेंट्स के अंदर और पूरे इस्लामी मुल्कों के बादशाहों के मीटिंग के अंदर, हॉल के अंदर भी वही चंद बातें दोहराई गई हैं जो हम आम मुसलमान अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर किया करते हैं। ये बात दिखाती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमारी हैसियत क्या है पॉलिटिकली, या हमारी दुनिया के अंदर पॉलिसीज़ बनाने में हमारी हैसियत क्या है। सब कह रहे हैं, वही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी, यूरोप के कितने मुल्क भी कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, बदतरीन ज़्यादती हो रही है, गज़ा के मज़लूमों को निशाना बनाया जा रहा है और ये जंगी क्राइम किया जा रहा है, वॉर का क्राइम है जो इसराइल कर रहा है, बदतरीन दहशत गर्दी है। ये बात सब बोल रहे हैं। उस हॉल से भी यही आवाज़ सुनाई दी। अब जो रेजोल्यूशंस पास करने की बात आई कि क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे जो हम सब मुश्तरक तौर पर एक स्टैंड लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस जंग के ख़ात्मे या इस जंग के ख़िलाफ़ जो हमारी पॉलिसी होगी वो क्या होगी। उन रेजोल्यूशंस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर वही चंद बातें जो हमेशा से दोहराई जाती हैं और जो हम लोग भी मस्जिद के मिंबरों से कहा करते हैं, उसी का इआदा किया गया है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, हम उस हक़ को उनके लिए मानते हैं, और जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं, UNO की ज़िम्मेदारी ठहराते हैं कि वो ये करे और वो करे। और इसके साथ साथ हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम सब मिलकर जो हिसार है गज़ा का उसको तोड़ेंगे, और जो ह्यूमन एड्स है, जो इंसानी बुनियाद पर उनको मिलने वाली बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको पहुँचाएँगे और वहाँ तक लेकर जाएंगे। तमाम रेजोल्यूशंस के अंदर, तमाम पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एक बात ऐसी थी जिसको कहा जा सकता है कि किसी कदर कोई काम करने की थी। वो क्या थी कि हम गज़ा के हिसार को तोड़ेंगे और रफ़ा क्रॉस के ऊपर जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, जो ह्यूमन एड्स को लिए हुए सामान खड़े हुए हैं, जो वहाँ पर इंसानी इमदाद की
वाफिर मकदार में एक ज़बरदस्त पूरी दुनिया से कलेक्ट करके जो सामान रखा हुआ है उसको पहुंचाने का जो काम है वो हम करेंगे। एक हफ़्ता गुज़र गया है, उनकी इन तमाम रेजोल्यूशन और तमाम मुल्कों की एक आवाज़ के बावजूद भी एक सामान, एक ट्रक भी वो अंदर नहीं ला सके हैं। ये उनकी हैसियत, ये उनकी बात की कीमत और ये उनका स्टैंड कि वो एक ट्रक अब तक अपने बलबूते पर हिसार तोड़कर अंदर लाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, याद रखिए, ये जो सामान लाने की बात है वो इस्लामी मुल्क से इस्लामी मुल्क के अंदर लाने की बात है। वहाँ पर किसी और मुल्क का बॉर्डर नहीं है। इजिप्ट का बॉर्डर डायरेक्ट गज़ा के बॉर्डर से मिलता है। रफ़ा एक इलाका है, एक एरिया है, एक जोन है जो गज़ा का एक जोन है, गज़ा का एक इलाका है। वहाँ पर जो बॉर्डर है, जो क्रॉस है जिसके ज़रिए इजिप्ट के अंदर दाखिल हुआ जाता है, वहाँ से सामान अंदर लाकर गज़ा के लोगों को पहुँचाना है। जिस सामान को पहुँचाने के लिए दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता है, बल्कि यूएनओ के तमाम रेजोल्यूशंस, पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स की बातें इस बात को तय करती हैं कि जंग की हालतों में सामान जो ज़रूरियात ज़िंदगी का होता है उनको पहुँचाने का हक़ सबको है और उस पर अटैक करने की किसी को इजाज़त नहीं है। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद और इस्लामी मुल्क के होने के बावजूद और इतने सारे मुल्कों के मिलकर एक छोटा सा फैसला करने के बावजूद हिम्मत करके एक सामान आगे नहीं बढ़ा सके हैं वो। ये पोजीशन, ये हमारी हैसियत, ये हमारी बात की कीमत क्यों? क्योंकि इन तमाम मुल्कों पर बैठने वाले गद्दी पर मुनाफिक हैं। मुनाफिक का लफ्ज़ भी अगर छोटा पड़ जाए तो कोई बईद बात नहीं है। इनसे बड़ा आज के दौर का मुनाफिक कोई नहीं हो सकता है। खुले मुनाफिक हैं, ये अपने भाइयों के कातिल हैं, ये दुश्मन हैं इस्लाम के। इस्लाम को सबूताज करने में ये तमाम हरबे इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम को जितना नुकसान आज के दौर में और पिछली सदी से आज तक पहुंचा है वो इनसे ज़्यादा किसी और से नहीं पहुंचा है। अमेरिका ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया, बरतानिया ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस्लाम को ख़त्म किया, इस्लाम को मिटाया। आज हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई गज़ा के लिए दुआ करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। एक टर्की के इमाम हैं बड़े, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर अपने लोगों के साथ एहराम की हालत में गज़ा के लिए ज़ोर ज़ोर से दुआ करनी शुरू की, इसराइल के ख़िलाफ़ बद्दुआ की, तो उन पर हथकड़ी बांध दी गई, उनको पकड़ लिया गया, कैद कर दिया गया। और इस तरह कितने वाक़यात आ रहे हैं सऊदीया की तरफ से कि रातों में 10-20 लोगों को उठा उठा कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में मालूम हो रहा है कि गज़ा के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ये ऐसा दोगलापन और ऐसा बदतरीन निफाक है कि ज़ुबान कहने की कुछ और है और काम करने की कुछ और है। इमारात जो UAE कहलाता है उसका किरदार तो इतना बदतरीन है, इतना बदतरीन है कि शायद काफिर मुल्कों का भी उतना बदतरीन किरदार नहीं होगा। वो मुनाफिकों का सरदार है, दुनिया का खबीस तरीन मुल्क बनकर काम कर रहा है। उसकी हालत ये हो गई है कि उसने अपने एयरबेस को इसराइल तक अपने जहाज़ पहुंचाने के लिए जगह दी है और अपने जहाज़ों को पहुंचाया है। रिपोर्ट्स आई हैं कि इसराइल में लड़ने वाले गज़ा के ख़िलाफ़ जो जहाज़ हैं वो UAE से आए हैं। अमेरिका के जहाज़ UAE पर आकर वहाँ से जा रहे हैं। उसने अपना एयरबेस भी दिया है, अपने लोग भी दिए हैं, अपने जहाज़ भी दिए हैं, अपनी माली मदद भी पहुँचाई है। इससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है जो अपने भाइयों को मारने के लिए अपनी तरफ से तमाम तर ताउन दे रहा हो? और उसका तो खुला पैक्ट है। अभी 2-3 साल पहले ही उसने ऐलान करके इसराइल के साथ मुआहिदा किया है। उसने तमाम तर तिजारती ताल्लुकात को बना लिया है। आज तक अरब मुल्कों के तिजारती बराह रास्त ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं थे, क्योंकि वो जाहिर है एक अरब मुल्क के अंदर नाजायज़ हुकूमत का क़याम था, जिसको अरब मुल्क कभी भी तारीख़ी तौर पर कबूल नहीं कर सकें। लेकिन पिछले चंद सालों में जो एक दौड़ लगी थी, एक रेस थी कि किस तरह इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात जल्दी जल्दी बनाए जाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकनॉमी को उनके ज़रिए से बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मादी फ़ायदा हासिल करें। एक रेस थी,
अभी ज़रा इस जंग के बाद उस रेस के ऊपर रोक लग गई है। जो मुल्क एक एक करके लाइन में आ रहे थे इसराइल के साथ मुआहिदा करने में, वो ज़रा रुक गए हैं, ठहर गए हैं। लेकिन जिन चंद मुल्कों ने मुआहिदे कर लिए थे, उसका ऐलान भी कर दिया था, उसमें सबसे पहला यही इमारात था जिसने बराह रास्त उनके साथ ताल्लुकात बनाए थे और उसके ऊपर वो काम कर रहा है। जो रिपोर्ट्स इन मुल्कों की मीटिंग की आई हैं, जो OIC की मीटिंग हुई थी और अरब लीग की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और अंदर की बातें जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारी रेजोल्यूशंस ऐसी रिजेक्ट कर दी गई जिसमें ये क्लॉज था कि हम इसराइल के साथ मुकम्मल ताल्लुकात को ख़त्म करेंगे। इकनॉमिकल ताल्लुकात या ट्रेड के ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात तमाम हम ख़त्म करेंगे। एक क्लॉज ये भी था कि हम उनका इकनॉमिकल बाइकॉट करेंगे। अपने मुल्कों में पूरी रियासत की सतह पर, हुकूमती सतह पर उनका मुकम्मल माशी बाइकॉट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स का, उनके सामानों का, उनकी कंपनीज़ का। इन दोनों या इस तरह की और भी चंद रेजोल्यूशंस को पास नहीं होने दिया गया। इन क्लॉज को हटा लिया गया उस रेजोल्यूशन से जो वहाँ से पेश की गई थी, क्योंकि अगर ये बात आ जाती तो जाहिर बात है ये बहुत इम्पैक्ट डालती और ये बहुत असर डालती उनकी माशियात के ऊपर। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, आज के दौर में जंगें जो जीती जाती हैं या जंगें लड़ी जाती हैं या मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, उसके पीछे दो बुनियादें हैं। एक तो माशी तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और इन्फ्लुएंस रखने वाला है दुनिया के अंदर, और दूसरा उसके पास असलहा कितना ज़्यादा है। जब इस पर चोट लगती है तो वो मुल्क लामहला पीछे की तरफ भागता है और हटता है। आज इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी, और मैं यहीं से अपनी आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ, जो हमारी भी मुश्तरक जिम्मेदारी और पूरी उम्मत की मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम माशी तौर पर इनको जो भी नुकसान बाइकॉट करके पहुँचा सकते हैं वो करें। जिस तरह से इन इस्लामी मुल्कों में, बल्कि इससे ज़्यादा यूरोप के मुल्कों में, उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो इसराइली हैं या उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो बराह रास्त इसराइल को इस जंग में सपोर्ट दे रही हैं और ज़बरदस्त सैंक्शन कर कर के उनके लिए ताउन कर रही हैं और अपना माल उनको देने की कोशिश कर रही हैं और उनके भरपूर ताउन कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ बाइकॉट की मुहिम चलाई गई। उन तमाम प्रोडक्ट्स को रोका गया या उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, और मुसलमानों ने अपने बलबूते पर और इन आज़ाद ख़याल लोगों ने जो हक़ का साथ देने वाले यूरोप में हैं, उन्होंने अपने तौर पर ज़बरदस्त बाइकॉट मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त असर पड़ा। वो असर दिख रहा है। अगर आप कनेक्टेड हैं मीडिया से, अगर आप कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से, अगर आप वहाँ की ख़बरों को पढ़ते हैं और समझते हैं और एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर महसूस करेंगे और इस हकीकत तक ज़रूर पहुँचेंगे। माशी तौर पर इस छोटी सतह पर, इंडिविजुअल सतह पर या कम्युनिटी की सतह पर जो कोशिशें अलग अलग जगहों से की गई हैं, उसने इतना असर डाला है कि उन कंपनीज़ का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ है और उन कंपनीज़ का जो शेयर है वो भी डाउन हुआ है, और उन पर एक असर पड़ा है जिसकी वजह से वो नई नई चीज़ें लाकर लोगों को लुभाने और फ़लस्तीन का नाम लेकर मुसलमानों को अपने करीब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमें मालूम है और हमें मालूम करना भी चाहिए कि वो उनके हैं जो हमारे भाइयों को मार रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना आज के दौर में किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उनका ताआवुन है, वो उनकी मदद है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं। वो ऐसे सामान नहीं है जिससे हमारी ज़िंदगी चलती हो। वो सामान ऐसे हैं जिसका अल्टरनेट भी मौजूद है, या वो सामान ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए एसेंशियल नीड्स की हैसियत नहीं रखते हैं। हमें उन सामान से अपने को दूर रखना। जो लोग भी अपने स्टोर्स रखते हैं या जो भी हक़ परस्त हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हक़ का, इंसाफ का साथ देते हैं, उनकी ये अखलाकी जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके साथ जो ट्रेड होती है, जो माशी मामलात होते हैं, उनको ख़त्म करें और ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोशिश करें, और जो माशी तौर पर उनको फ़ायदा पहुंच रहा है
उस पर रोक लगाएं। हम उम्मीद तो अब नहीं कर सकते कि इन बड़े बड़े इस्लामी मुल्कों की तरफ से ऐसा कोई स्टैंड लिया जाएगा, क्योंकि वो तो निकम्मे थे और इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं, और आगे भी उनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं है जब तक कि इन कुर्सियों के ऊपर से इन पिट्ठुओं को नहीं हटाया जाएगा और इन दल्लालों को नीचे खींच कर नहीं फेंका जाएगा। हक परस्त आकर नहीं बैठेंगे, हक का साथ देने वाले नहीं आएंगे। आपने अभी पिछले चंद सालों में जो तारीख देखी है मिस्र की, वो इस बात को दिखाती है कि किसी तौर पर भी किसी इस्लामी मुल्क में कोई हक परस्त आगे बढ़ेगा तो ये पूरी ताकत मिलकर, जो यूरोपियन ताकत है, ज़ायनिस्ट ताकत है, वो मिलकर उसको सफ़े हस्ती से मिटाएगी। और मैं फिर कहता हूँ, वो ताकत ये काम नहीं कर सकती जब तक कि अरब में बैठे उसके दल्लाल उसका साथ नहीं देंगे। मोहम्मद मुर्सी को किसने हटाया था? वो तो डेमोक्रेसी के रास्ते से जीत कर आए थे, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद पर वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। उनको हटाने में किसका किरदार था? उनकी एक ही तो बात थी कि हम गज़ा का ताउन करेंगे, बॉर्डर को ख़त्म करेंगे, फ़लस्तीन के मकसद में उसका साथ देंगे। जाहिर है ये बात उन यूरोपियंस के लिए और उन ज़ायनिस्ट के लिए जो इसराइल में रहते हों या यूरोप में रहते हों, एक ज़बरदस्त चोट थी और उनको बड़ा ख़तरा उनके ज़रिए से नज़र आया। तो उन्होंने किस तरह इस्तेमाल करके एक उन्हीं के आदमी को उनके ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया और उनको हटाया। और ये बात फैक्ट है और खुली रिपोर्ट्स हैं। सऊदिया हो, इमारात हो, इन्होंने मिलियंस डॉलर्स का ताउन देकर उनको हटाने में बड़ा किरदार अदा किया है। तो ये गद्दार, इस्लाम के दुश्मन और हक़ के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग हमेशा से जुल्म के ख़ैमे में खड़े रहें, क्योंकि इनकी पैदाइश ही जुल्म पर हुई है। लिहाजा ये अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए उसी जुल्म के ऊपर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिस हद तक माशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने में वो हम अपनी छोटी सतह पर ही करें। वो छोटा सा काम भी बहुत सारों के मिलकर बड़ा बन जाता है, जिसका असर दुनिया में महसूस किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को अब नया रुख दे दे, गज़ा के मज़लूमों की मदद फरमाए और वहाँ जो फंसे हुए निहत्ते बग़ैर किसी असलहे और साजो सामान के आम सिविलियंस हैं, उनकी मदद करके उनको दोबारा से अपनी ज़मीन पर बसा दे। और इन जालिम दरिंदों को, जिन्होंने न हॉस्पिटल देखा है, ना कैंप्स देखे हैं, न बच्चों को देखा है, न औरतों को देखा है, न बूढ़ों का ख्याल किया है, बेदरेग इंसानियत सोज हरकतें करके ज़बरदस्त जुल्म और सितम की नई दास्तान रकम की है। अल्लाह इन्हें दास्तान तारीख़ बना दे और इनको तारीख़ का एक गोशा बना दे, तारीख़ के किसी कोने में धकेल कर इनको इस दुनिया से पाक कर दे, दुनिया को इनसे पाक कर दे और हम सबको इज़्ज़त के साथ, बुलंदी के साथ, इस्लाम के उरूज के साथ मस्जिद अक़सा में जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।